ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और अब खबरें क्या है बड़ी आज की, देखते हैं फटाफट अंदाज में। लेकिन फटाफट देखने से पहले हम बताते हैं, इसी साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से सियासी पिच तैयार करने की कोशिश में जुट गए हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी तकरार जारी है। और अब बिहार की सियासत में एंट्री हुई है वक्फ संशोधन बिल की। दिल्ली से चलकर मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन अब पटना पहुंचा और अब वक्फ बिल को लेकर दिल्ली से पटना तक सियासी पारा हाई हो गया है। बिहार की राजधानी पटना से आई यह तस्वीर बता रही है कि बिहार के सियासी गलियारों में किन किन मुद्दों की गूंज रहने वाली है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17 से 18% है और आरजेडी इसे अपना वोट बैंक मानती है। लिहाजा लालू और तेजस्वी दोनों वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं बिहार के सियासी दंगल में पहली बार हाथ आजमाने का ऐलान कर चुके प्रशांत किशोर भी आज वक्फ के प्रदर्शन में पहुंचे हैं। नीतीश और चिराग की पार्टी को भी प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन एनडीए के दोनों सहयोगी नीतीश और चिराग ने इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बना ली है। वक्फ बिल का समर्थन करने पर मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी से भी दूरी बनाई थी। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे का बिहार चुनाव पर क्या असर होगा, इसके लिए तो करीब 8 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में वक्फ संशोधन बिल एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। और वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस पर ग्राउंड पर क्या हालात हैं, आपको निधिश्री की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, आपके बच्चों से आपकी जमीन जो है वो कब्जा कर लेगी सरकार, और ये तमाम बातें जिनको लेकर आप विरोध करें, ये क्यों लग रहा है, डर लग रहा है? मैडम, मैं बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड का 10 साल चेयरमैन रहा हूँ। ये हक सिर्फ मुसलमानों का है और वक्फ का जो ये है, जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, जो वाकिफ ने लिखा है और उसमें जो शरीयत और उसके मुताबिक जो उसमें हुकूक दिए गए हैं, जिसके बारे में कहा गया कि इस पर खर्च होगा, इस पर खर्च होगा, इस पर खर्च होगा, ये उसमें अमेंडमेंट करने का उनको भी अधिकार नहीं है जिसने ज़मीन को वक्फ किया है। किसी को अधिकार नहीं है। एक मर्तबा जब ज़मीन वक्फ हो जाता है तो क़यामत तक, आखिर दुनिया रहने तक वो वक्फ रहेगा। जिस तरह से मस्जिद रहेगा आखिर तक, उसी तरह से वक्फ एक मर्तबा वक्फ हो गया, उसको अमेंड करने का वो वाकिफ जिसने वक्फ किया जाता है उसको भी अधिकार नहीं है। आपके मुताबिक जो आप लोग इनका विरोध करें, इसके मुताबिक वक्फ को सरकार छुए ना? बिल्कुल नहीं, उनको अधिकार ही नहीं है। वक्फ हमारी जायदाद है, मुसलमानों की जायदाद सिर्फ नहीं है। उसमें जितने भी गरीब हैं, गुरबा है, जो चैरिटेबल जितने हैं, उसमें उन तमाम लोग का हक जो उसमें दिया गया है। तो आप देखिए पटना में किस तरह से वक्फ का विरोध हो रहा है। वहीं कल बिहार में बजट सत्र का समापन होगा, जिसे लेकर पटना में फोटो सेशन चल रहा था। इस दौरान सीपीआईएमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम ने सीएम नीतीश से वक्फ संशोधन विधेयक रुकवाने की अपील कर दी। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं है और दोनों के लिए काम होता है। झगड़ा होता है, लोग मानने में झगड़ा होता है, आप सब जानते हैं, सब बात जानते हैं। आपके नेता से जो थे अब नहीं है, उनसे तो मेरा बहुत अच्छा संबंध था ना, हमको सब दिन मानते थे, आपसे भी अच्छा हम लोग भी मानते हैं। तो इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम सबका करते हैं, मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं। एक हम लोगों ने काम करा दिया, कोई झंझट नहीं, और हर प्रकार से सब जगह दे रहे हैं हम लोग एक तरह से, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम का जरा सा बताइए तो पहले कितना आंदोलन करता था। तो देखिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं है। वहीं पटना के गर्दनी बाग में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, तो महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा के अंदर भी जमकर प्रदर्शन हुआ। सीपीआईएमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे, जिसके बाद मार्शल ने पोस्टर छीनकर फाड़ दिया। स्पीकर टेबल की सुरक्षा में मार्शलों को तैनात करना पड़ा। स्पीकर नंद किशोर यादव ने कई बार विधायकों को चेतावनी भी दी और हंगामे के दौरान नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे, लेकिन बाद में वहां से निकल गए। तो आप ये दो तस्वीरें देखिए, बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन और बिहार विधानसभा के भी अंदर हंगामा होता हुआ दिख रहा है।
आरजेडी के तमाम विधायक यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ। केंद्र सरकार नीतीश कुमार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। पोस्टर में लिखा है, हम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को अस्वीकार करते हैं, केंद्र सरकार इसको वापस लो। इसमें वाम दल के भी विधायक शामिल हैं। लिखा हुआ है, संविधान विरोधी वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्र सरकार वापस ले। तो जो महागठबंधन है उसके विधायक इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं पटना में आज दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में कई मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के कई दलों को उसमें आमंत्रित किया गया है, जदयू को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन जदयू एनडीए में है, वह इस विधेयक का समर्थन कर रही है। इसलिए यहाँ पर जो विधायक हैं महागठबंधन के, नीतीश के खिलाफ में भी जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो बता दें, केंद्र सरकार का साफ तौर से कहना है कि ये जो विधेयक है वक्फ संशोधन विधेयक, ये वक्फ बोर्ड से की जो संपत्तियां हैं उससे जुड़े दुरुपयोगों को रोकेगा। लेकिन ये लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग साफ कर रहे हैं कि ये विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ काला कानून है। तो वक्फ संशोधन बिल अगले हफ्ते संसद में पेश होगा, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, शशांक कुमार पटना से और निधिश्री गर्दनीबाग से जुड़ी हुई हैं, जहां पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले निधिश्री, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो ग्राउंड पर हालात है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए बिहार में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक एक साथ जुड़ा रहे, या फिर इसके कुछ और मायने हैं? कैसे देखा जाए इसको बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस साल विशाल बिहार में चुनाव है और ऐसे में जो बड़े पार्टियां हैं जैसे आरजेडी या बिहार में एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है, इन दोनों की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि पूरा का पूरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हितैषी वर्सेस जो दुश्मन है मुसलमानों के, उस एंगल से इसको देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में वक्फ संशोधन बिल जो है अगले हफ्ते, जैसा हम जानकारी भी दे रहे हैं दर्शकों को, कि अगले हफ्ते पेश होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले पूरी की पूरी कोशिश है कि हम ये बताते चले, यानी जो आरजेडी की कोशिश है, एआईएमआईएम की कोशिश है कि हम ये बताते चले उन मुसलमानों को कि सरकार इसके विरोध में है, सरकार तुम्हारी दुश्मन है। और इसका सीधा सीधा असर ये है कि अब यहाँ एक साथ मुस्लिम संगठन एकजुट हुए हैं और ये भी कोशिश है कि मुसलमानों के मन में एक तरीके से ये वहम पैदा किया जाए कि सरकार इस वक्फ के सहारे तुम्हारे अधिकार तुमसे छीनना चाहती है, सरकार तुम्हारी हिमायती नहीं है। मैं इस वक्त चूंकि गर्दनीबाग में मौजूद हूँ, तो यहाँ की तस्वीरें दिखाना लाजमी है। और यहाँ ज़रूरी ये है कि तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो बैनर और पोस्टर लेकर पहुँचे हुए हैं, ये तिरंगा भी आप देख सकते हैं। अशरफ फातमी मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि इस बार 2 लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट से लड़ चुके हैं। और चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो ये बता सके कि वक्फ के मुद्दे पर हम उन मुसलमानों के साथ हैं, उन संगठनों के साथ हैं जो इसका विरोध कर रही है। और यहाँ से एक तरीके से कहा जाए तो हुंकार बढ़ने की कोशिश कि पटना में ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो हमारा प्रदर्शन और ज़्यादा बड़ा होगा। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के नाम पर यहाँ पोस्टर जो है वो जारी किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, सच में हितैषी हैं या वाकई वक्फ को लेकर सिर्फ और सिर्फ कोशिश है यहाँ राजनीति करने? नहीं, देखिए, अभी तो वक्फ का मामला सामने आया है और वक्फ के मामले में हम लोग का स्पष्ट रूप से मानना ये काला कानून है। पूरे हिंदुस्तान के तमाम धार्मिक संगठन, सारे इंटेलेक्चुअल लोग इसके काला कानून मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं, तो हम भी इसके साथ खड़े हैं। आप चूंकि आरजेडी से विधायक है इसलिए नहीं, मेरा सवाल है, आप मुसलमान हैं, मेरा सवाल है, आपने वक्फ पढ़ा है, वक्फ संशोधन को देखा है, सुना है? बिल्कुल पढ़ा है। ये देखिए, जिस तरह भारत के संविधान में समानता का अधिकार है, चाहे हिंदू का प्रॉपर्टी हो, मुसलमान का प्रॉपर्टी हो, सिख का हो, बौद्ध का हो, इसमें मुसलमानों का वक्फ संपत्ति। निधि आप बने रहिए, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए पटना से। शशांक, देखिए, तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं। किन किन दलों के नेता आज इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं? और नीतीश कुमार क्योंकि पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और इस बिल का समर्थन भी करते हुए नजर आएंगे, तो क्या ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने का प्रयास यहां से किया जा रहा है? जिस तरह से निधि ने बताया कि उनके पोस्टर भी इस प्रदर्शन में दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए यहाँ तो जदयू और चिराग की पार्टी को भी आमंत्रित किया गया था, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जदयू से कोई नहीं गया है, ना कोई चिराग की पार्टी से गया है। ये लोग संसद में समर्थन करेंगे, ये तय है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन आरजेडी क्या कर रही है, नीतीश को बार बार कह रही है कि आप तो खुद को सेक्युलर बताते हैं, समाजवादी बताते हैं, तो आप क्यों नहीं इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश की घेराबंदी करने की कोशिश है, लेकिन नीतीश ने आज इनडायरेक्टली कह दिया है कि यहाँ ये सब कोई समस्या नहीं है, सब धर्म के लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं और हम सबके लिए काम करते हैं। और जहाँ तक इस प्रदर्शन में कौन कौन पहुँचा है, तो चंद्रशेखर रावण आए हैं, बिहार कांग्रेस के कई नेता हैं, लालू तेजस्वी गए थे आरजेडी से, जेएमएम के भी कुछ नेता पहुँचे हैं, प्रशांत किशोर गए हैं। तो चुनावी साल है, जिन पार्टियों को बिहार में चुनाव लड़ना है, खासकर प्रशांत किशोर की पार्टी आरजेडी, ये तो प्रदर्शन का समर्थन जोर शोर से कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय को मैसेज देने की भी कोशिश है कि आपके हित की आवाज़ हम उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर से कह दिया है कि सरकार इसको पेश करेगी, पीछे हम लोग हटने वाले नहीं। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पे शशांक बता रहे हैं कि बीजेपी इस बिल को पेश करेगी, सरकार इस बिल को पेश करेगी और पीछे हटने वाले नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रदर्शन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कठमुल्ले हैं। साथ ही जीतन राम मांझी ने प्रदर्शन में शामिल नेताओं पर सियासत करने का आरोप लगाया। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं, उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। तो जीतन राम मांझी इस प्रदर्शन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है और बीजेपी का कहना है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के कल्याण के लिए काम नहीं करती, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बिल के जरिए बीजेपी मुसलमानों का हक छीनना चाहती है। सिस्टम है उसके समावेशी, उसका जो सुधार है, उस पर जो सांप्रदायिक वार जो लोग कर रहे हैं, उनकी नीयत में सांप्रदायिक खोट है। और इस तरह की जो क्रिमिनल कम्युनल खोट हो, उससे जो है वो वक्त के सिस्टम को लेकर के जो देश आगे बढ़ा है वो रुकेगा नहीं और वक्त के सिस्टम में संवैधानिक सुधार होके रहेगा, कोई रोक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वक्फ के समर्थन में जाएंगे तो उनको गोरखपुर ही रहना पड़ेगा, फिर तो दिल्ली और उसमें चुनना पड़ेगा। क्योंकि आज पटना में जिस तरह से नीतीश जी की सरकार का घेराव हुआ है, आदरणीय नीतीश जी पे माइनॉरिटी के लोग विश्वास करते हैं। चंद्रबाबू नायडू के यहाँ अगला कदम है जब पूरे देश के मुसलमान चंद्रबाबू को घेरने जाएंगे। हम तो ललकार रहे हैं चंद्रबाबू जी को और आदरणीय नीतीश जी को कि वक्फ बिल ला के दिखाओ, लागू करके दिखाओ। उनको तो सिर्फ ये लगता है कि उनके ट्रस्ट में कैसे ज़मीनें आ जाएँ। कितनी ज़मीनें हैं वो सब हिसाब किताब मान लीजिए जब मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में होगा कि कहाँ कहाँ से ज़मीनें आई हैं। देखिए समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध में खड़ी। निधिश्री गर्दनी बाग पटना से लाइव है हमारे साथ में। निधिश्री, मंच पे इस वक्त किन किन दलों के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, और मैं चाहूंगा अगर आप वो पोस्टर दिखा पाइए जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पोस्टर लेकर ये लोग प्रदर्शन में पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको मंच पर दिखाऊंगी कि इस वक्त चंद्रशेखर रावण आपको बोलते हुए नजर आएंगे। और अब तक कांग्रेस से, चूंकि कांग्रेस का यहाँ ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि नजरें कांग्रेस पर थी कि क्या कांग्रेस से कोई पहुँचता है। कांग्रेस से कई विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त आपको आरजेडी के तमाम वो विधायक नजर आएंगे, लेफ्ट पार्टी के विधायक आपको नजर आएंगे। इसके अलावा पूर्व आरजेडी से जिन्होंने लोकसभा प्रत्याशी वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि बड़ी संख्या में अलग अलग मुस्लिम संगठन से लोग पहुंचे। थोड़ी देर पहले प्रशांत किशोर पहुंचे थे, उनसे पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे थे। आरजेडी के विधायक तो यहाँ नजर आ ही रहे हैं, लेकिन जरा मैं पोस्टर देखना चाह रही हूँ जिस पोस्टर में जिक्र था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बोर्ड का इसका जो है वो विरोध करें। वो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा आप वो रिपोर्ट भेजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और अब उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शराब की एक बोतल पर एक बोतल फ्री की स्कीम के चलते शराब के ठेकों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। उत्तर प्रदेश में यह बताया जा रहा है कि प्रदेश ने नई आबकारी नीति लागू होने वाली है। उससे पहले ही पुराना स्टॉक खत्म करना है, जिसके चलते शराब की दुकानों पर एक फ्री का ऑफर चल पड़ा है।
और इस स्कीम के पता चलते ही शराब की दुकानों पर भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और कारण है कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री मिलेगी और इसके पीछे की वजह यह निकलकर सामने आ रही है क्योंकि नई आबकारी नीति लागू होने वाली है। तो जो पुराना स्टॉक है ठेकों पर वो खत्म करना है और उस स्टॉक को खत्म करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है कि एक बोतल पर एक फ्री। और ये ऑफर बाहर आते ही मार्केट में लोगों की भीड़ आपको ठेकों के बाहर दिखाई देगी। तो शराब खरीदने के लिए और साथ ही जो फ्री वाली शराब है उसे पाने के लिए यहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। अब हम आपको बताते हैं कि ये एक पर एक फ्री वाला ऑफर क्यों है। दरअसल उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति शुरू होने जा रही है। नई आबकारी नीति के चलते यह ऑफर शुरू किया गया है। 31 मार्च 2025 तक पुराना स्टॉक खत्म करना होगा। 1 अप्रैल से ई लॉटरी के जरिए नई दुकानें मिलेंगी। 2025-26 की नई आबकारी नीति में प्रावधान है। तो चलिए, जो लोग एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल लेने शराब के ठेकों पर पहुंचे हैं उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे सुबह से ये लगा हुआ है, ऑफर लगी है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री है, पेटी के साथ पेटी फ्री है और 2000 रुपये से ऊपर की खरीद पे एक बोतल वैसे फ्री है। तो ये सब चल रहा है, सुबह से चल रहा है, बट व्यवस्था बननी चाहिए। इस टाइप से अगर करती है तो इनकी व्यवस्था बननी चाहिए। आप देखो ना कैसे मारामारी का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल। ये आज सुबह से है और कह रहे हैं 31 तारीख तक ये ऑफर है। तो देखिए, फ्री का नाम सुनते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। अहमद बिलाल ने एक रिपोर्ट भेजी है शराब के ठेकों के बाहर से, जहां पर लोग इस तरह लाइन में लगे हुए, आपको दिखाते हैं। नोएडा से एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा रहा है कि शराब की दुकान पर लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा है और चूंकि ऑफर जो है वो शराब की दुकान पर दिया जा रहा था कि एक बोतल के साथ एक फ्री है, जिसको लेने के लिए ग्राहकों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी। और उस दुकान पर हम जब पहुंचे हैं तो हालांकि आज जो दुकान संचालक हैं उनकी तरफ से ये जो ऑफर है उसको जो है वो रोक दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। आज आपके यहाँ पे क्या ऑफर है? हमारे कोई ऑफर नहीं है, देख लो आप खड़े हैं, हमारे ऑन MRP बेच रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद आप लोगों ने ऑफर खत्म कर दिया? नहीं, हमने वीडियो लोग बना के भेजते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे लोगों को शौक है बनाने का, करने का, मीम बनाने का। लोग हैं यहाँ से, हमने उनसे भी बात करी, ये लोग भी वही वीडियो देखकर कहते कि आपकी दुकान पर जो है वो एक बोतल के साथ कोई ऑफर नहीं था, कोई ऑफर नहीं है हमारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में बोला कि करीब जो उन्होंने अपनी पूरी बातचीत की है उसमें बताया है कि अयोध्या, मथुरा, संभल और काशी को लेकर अपना रोड मैप सामने रखा है और इसके साथ ही मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इतना ही नहीं, औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर हो रहे सियासी बयानबाजी पर भी सीएम योगी ने निशाना साधा। आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी और फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहाँ 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़कर 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे? कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए,
लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब ये बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं संभल का पूरा सच सामने लाएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा सीएम योगी की कुर्सी डगमगा रही है, कुर्सी पर खतरा तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा याद आया। अखिलेश यादव ने यह योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे संविधान में संशोधन करती है जिससे नफरत फैले, लोगों में दूरियां पैदा हों। मुसलमान भाइयों का उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताएं जो ज़्यादा बोलते हैं, उन्हें उत्तराखंड में अगर प्लॉट लेना हो, हमारे पत्रकार साथियों आपको पता है अगर उत्तराखंड में प्लॉट लेना होगा तो कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा, जितना लोहिया आवास का हम गरीबों को देते थे। भारतीय जनता पार्टी कितने भी संविधान संशोधन कर ले, लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में जो लोगों को संविधान पर भरोसा है, उसको यहाँ की जनता कभी टूटने नहीं देगी। वहीं औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राणा सांगा के बारे में उन्होंने कहा कि वो थे जिन्होंने बाबर को न्योता दिया था। आप जानते नहीं हैं अपनी विरासत के बारे में। हिस्ट्री ये लोग जानते हैं। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमामंडित करते हैं। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के आदर्श हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे और ये लोग जिन्ना को महिमामंडन कर रहे थे। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। हाँ, देखिए ये उनके संस्कार थे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमामंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, ये सभी लोग तो महिमामंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। अखिलेश यादव को लेकर औरंगजेब वाले सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। उत्तर प्रदेश की भारत में इतनी भ्रष्टम सरकार, संविधान को धज्जियां उड़ाने वाली सरकार कोई पैदा नहीं हुई। और हमारे आदर्श औरंगजेब नहीं है,
मोहम्मद आज़म खान साहब ने बहुत पहले समाजवादियों की तरफ से एक लाइन खींच दी थी कि हमारे आदर्श राम जी हैं, हमारे आदर्श किशन जी भी हैं। और उन्होंने कहा था लेकिन एक देश की, उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहती है कि क्या मोहम्मद साहब भी आपके आदर्श हैं? विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। यूपी के मुसलमानों को लेकर विपक्ष के आरोपों का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। साथ ही होली पर हुए विवाद पर भी सीएम योगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। होली पर भी मस्जिद के ऊपर टार्पलिन चला गया था। देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का। आप मुझे बताइए, पहले तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज़्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि कई मुसलमान आए थे। तो क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छी बात थी। अगर कोई अपने को भारतीय मानता है, कुंभ तो सभी भारतीयों का है और आना चाहिए कुंभ में। मैंने तो कहा था जो भारतीय बनकर के आएगा, श्रद्धा भाव के साथ आएगा, उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई किसी नकारात्मक मानसिकता के साथ आता है तो स्वीकार्य नहीं। महाराज, आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? आप मुझे बताइए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म और संस्कृति है सनातन धर्म। उसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब नहीं है जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो। और दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं कि कहीं भी हिंदू राजाओं ने दुनिया के अंदर कहीं भी अपने बल पर, अपने वैभव के दंभ से किसी पर आधिपत्य स्थापित किया हो, कहीं नहीं है। और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीज़ें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहाँ यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में राणा सांगा पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। रामजी लाल सुमन के आवास पर करणी सेना का प्रदर्शन। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को कहा था गद्दार। रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंचे करणी सेना के समर्थक। पुलिस ने रामजी लाल के आवास का गेट बंद कराया है।
इस वक्त आप ये तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश में राणा सांगा के विवाद बढ़ता जा रहा है। रामजी लाल सुमन के आवास पर करणी सेना का प्रदर्शन है। आपको बता दें, रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक बयान के दौरान राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद से लगातार उनके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। और रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के समर्थक इस वक्त पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने रामजी लाल सुमन के आवास का गेट बंद करा दिया है। आप ये देखिए, करणी सेना के तमाम समर्थक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर करणी सेना का प्रदर्शन, यानी जो बयान दिया था रामजी लाल सुमन ने, गद्दार कहा था राणा सांगा को, उसके बाद से यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब करणी सेना रामजी लाल सुमन के घर के बाहर पहुंच गई है, बैरिकेडिंग को हटाते हुए नजर आ रही है करणी सेना के जो समर्थक हैं, और गाड़ियों पर पहुंचकर वो रामजी लाल सुमन के घर के बाहर पहुंच रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर करणी सेना का इस वक्त हंगामा हो रहा है। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर पहुंचे हैं करणी सेना के समर्थक और बैरिकेडिंग को हटाते नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं करणी सेना के जो समर्थक हैं, और रामजी लाल सुमन के उस बयान का विरोध कर रहे हैं जिसमें रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। और उस बयान के बाद से सियासत काफी तेज हुई है। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। करणी सेना के समर्थक इस वक्त आपको बैरिकेडिंग तोड़कर रामजी लाल सुमन के घर के बाहर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दो तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एक तरफ जहां फ्लाईओवर के पास करणी सेना के समर्थक इकट्ठा हुए हैं, दूसरी तस्वीर में वो रामजी लाल सुमन के घर की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन करणी सेना के समर्थक बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, उसे हटाते हुए रामजी लाल सुमन के घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने रामजी लाल सुमन के घर का दरवाजा बंद करा दिया है, सुरक्षा बढ़ा दी है, और फिलहाल करणी सेना के समर्थक यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं करणी सेना के जो समर्थक हैं, और यहां पर यह भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने रामजी लाल सुमन के घर का दरवाजा बंद करा दिया है ताकि वहां पर ये ना पहुंच पाए, सुरक्षा बढ़ा दी है। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक भाषण के दौरान राणा सांगा को गद्दार कह दिया था, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी भी काफी तेज हुई पड़ी है। लोग यहां पर अपनी बातें रख रहे हैं और फिलहाल यह प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें आगरा से सामने आ रही हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर बैरिकेडिंग तोड़कर करणी सेना का हंगामा चल रहा है और करणी सेना प्रदर्शन कर रही है। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़कर हटाते हुए करणी सेना के समर्थक रामजी लाल सुमन के घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, और राज्यसभा में उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। संसद में स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा, सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करें, कुछ घटनाएं सदन के लिहाज से ठीक नहीं। ओम बिरला ने राहुल गांधी को नसीहत दी है और ओम बिरला ने कहा कि सदन की गरिमा का पालन करना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करें। तो ये बड़ी खबर है। ओम बिरला ने कहा है कुछ घटनाएं सदन के लिहाज से ठीक नहीं थी और सदन की गरिमा का पालन करना चाहिए। ओम बिरला ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। ओम बिरला ने कहा कि सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करें राहुल गांधी। वो हमेशा लूटा वक्फ की संपत्ति कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, ओम बिरला ने राहुल गांधी को नसीहत दी और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा, मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता, यह सदन चलाने का सही तरीका नहीं है। राहुल गांधी का यह बयान आया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने।
मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।